नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कोरोना महामारी की 2 लहरों को झेलने के बाद देश की आर्थिक स्थिति जो है वो अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। भारत में अप्रैल मई के महीने में महामारी की दूसरी लहर का सामना करने के बाद जून में जब आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो शुरू हुई हैं और इसका असर अब जुलाई महीने के आंकड़ों में दिख रहा है। बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण कारखानों में कामकाज ने रफ्तार पकड़ी, जिससे अर्थव्यवस्था ने जुलाई में सुधार के संकेत दिखाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में सरकार के कर राजस्व में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में कुल कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व की अगर हम बात करें तो 14.24 लाख करोड़ रुपए था, जो इससे पहले के वित्त वर्ष के मुकाबले 5% अधिक है। इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार अब एक नए मकाम पर पहुंच गया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को सेंसेक्स 54,000 अंक के स्तर को पार कर गया। निफ्टी भी नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI जुलाई में 55.3 रहा, जो कि जून में देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के कारण 48.1 था। जुलाई के महीने में GST कलेक्शन ने भी रिकॉर्ड कायम किया है और जुलाई में ये 1,16,393 करोड़ रहा। सालाना आधार पर इसमें 33% की तेजी दर्ज की गई है। ये सभी संकेत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि महामारी से लड़खड़ाई भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत जो हैं वो अब दिख रहे हैं। देश देशांतर में आज अपने खास मेहमानों से हम ये बात करेंगे, समझेंगे आर्थिक सुधार से जुड़े इन सकारात्मक संकेतों को, साथ ही बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं जिनका असर इन पॉजिटिव जो है रिफ्लेक्शन के तौर पर इकॉनमी पर दिख रहा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से इसके पीछे काम कर रही हैं, और अभी भी चूंकि तीसरी लहर जो है महामारी की उससे हम आशंकित हैं, उसको लेकर चुनौतियां क्या हैं और अभी किन मोर्चों पर काम किए जाने की और ज़रूरत है, क्योंकि इकॉनमी को रफ्तार देना ज़रूरी है। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। AS भाल हैं, आप फॉर्मर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वागत है सर आपका। साथ ही प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, आप डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत AS भाल मैं आपसे करना चाहूँगी और सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर आई और हमने देखा कि इकॉनमी जो है वो लड़खड़ाई, लेकिन उसके बाद से जुलाई में जिस तरीके के ये जो पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के हैं ये संकेत? जैसा कि आपने कहा, ये जो जुलाई में मंथली तो लीडिंग इंडिकेटर है वो बहुत ही अच्छा उछाल दिखा रहे हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 55 कुछ दिखा रहा है। GST कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। ऑटो सेल्स अच्छे हुए हैं जी, एंड मॉनसून की भी रफ्तार ठीक ठाक दिख रही है। तो ये सब आंकड़े हमारी इकोनॉमी के पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और ये तो सबको मालूम है कि सेकेंड फेज था हमारा, जून में जाके थोड़ा खत्म हुआ, उससे काफी चोट पहुंची, हानि पहुंची हमारे इकोनॉमी को। एंड ये दुनिया भर में हुआ है, सब जगह होना ही था। और अभी हम तीसरे वेव की भी बात कर रहे हैं, तो हमें बड़ा ही संभल के तीसरे वेव की प्रिकॉशंस लेने होंगे। बट ये सब चीजें एक साइड रखते हुए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तो हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स जो है, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, ये ऑटोमोबाइल सेल्स, ये मॉनसून क्लोज, ये सब दिखा रहे हैं एक डायरेक्शन हमारी इकोनॉमी को। इकोनॉमी इज बाउंसिंग बैक। जो वेरियस स्कीम्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो डिपार्टमेंट ऑफ CIT और अदर्स लाई है, उसका असर हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। इवन एम्प्लॉयमेंट फिगर्स विल चेंज आफ्टर 13-14 महीनों के बाद एम्प्लॉयमेंट फिगर्स भी बढ़े हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमें ये भी पढ़ने को मिल रहा है कि IT इंडस्ट्री में बहुत रिक्रूटमेंट चल रहा है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज गिविंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं वुमेन को, उनको आधा पैसा दे करके काम ला रहे हैं। ये सब बहुत ही इस पुराने उदासीन माहौल से हम अब थोड़ा हर्षोल्लास बढ़ रहे हैं।
इकोनॉमी मजबूत होते हुए मैं सबको बहुत खुश हो और ये हम कॉन्फिडेंट है कि और भी मजबूत होगा और ये इकोनॉमी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिंग इन और भी तरक्की करेगी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अमन, कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहा था कि जो इंडियन इकॉनमी है वो 2021 में बहुत तेज़ी से, यहाँ तक कि डबल डिजिट की भी बात की थी उन्होंने, उस ग्रोथ के साथ बात की थी। और आरबीआई ने कहा था कि वी शेप रिकवरी होगी और ये सुधार जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। तो ये जो संकेत हैं ये वी शेप रिकवरी की ओर बढ़ते हुए हैं इकॉनमी के लिए। देखिए जी, जहां तक आरबीआई ने कहा था, जो संकेत दिखाए थे वो काफी हद तक खरे उतर रहे हैं जी। मैं वी शेप या डब्ल्यू शेप की तो बात जरूर नहीं करूंगा इस समय, बिकॉज जो कोरोना की वेव है अभी थर्ड की अटकलें लग रही हैं कि थर्ड वेव आएगी और उसका इम्पैक्ट होगा। और जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है वो इस वजह से भी मिल रही है कि काफी हद तक उन्होंने कॉस्ट कट डाउन करे हैं और कॉस्ट कट डाउन की प्रॉफिटेबिलिटी भी है। और जो उनका सामान काफी कंपनीज का अटका पड़ा था पिछले 1-1.5 साल से, वो इमीडिएटली वो लिक्विडेट कर पा रहे हैं। तो उस वजह से भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल पा रहा है। वो आगे चल के भी रहेगा या नहीं रहेगा वो देखने की बात है। पर जहां तक आरबीआई ने कहा था वो इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी, मॉनेटरी इकोनॉमी की बात उन्होंने की थी और उसके अंदर काफी हद तक सुधार आया है, स्टेबिलिटी आई है और रिकनेस दिखाई दिया है इकोनॉमी का। और हम देखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पिछले 6 या 7 साल के हाईएस्ट रिजर्व लास्ट ईयर रहे हैं, जिसमें करीबन $70 बिलियन के करीब हमारे पास आए हैं और हमारा $500 बिलियन से ज्यादा का जो है टारगेट बना हुआ है इस समय। और अगर हम ऑल रिजर्व लेते हैं उसमें और ऐड हो जाता है 50 बिलियन के करीब। तो ये देखते हुए करीबन $5 से $6 बिलियन पर मंथ आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ रहा है ज्यादातर। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम देखें, जो स्टॉक मार्केट वगैरह होती है उसमें भी हम देखें तो काफी हद तक करीबन $32 बिलियन आया है, जो हाईएस्ट पिछले 7 साल का रहा है, पिछले 1-1.5 साल में। उसके अलावा अगर हम आईपीओ की कंडीशन देखें जो पिछले 2 महीने से देखने को मिल रही है, इतने अधिक मात्रा में और इतना ओवर सब्सक्रिप्शन जो आईपीओ का हो रहा है वो आज तक कभी देखने को नहीं मिला। इवन जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है स्टॉक मार्केट में, उसके अंदर इन्वॉल्व होना, उसमें पार्टिसिपेट करना, वो भी जो है काफी हद तक ऑलमोस्ट डबल डिजिट में पहुंच गया है। जो पहले होता था उससे दुगना हो गया है और मध्यम वर्ग के लोग जो पहले निवेश नहीं करते थे वो निवेश कर रहे हैं। जहां तक जीडीपी की ग्रोथ की बात है, हाँ जरूर आरबीआई ने कहा था कि 10.5%, एडीबी वगैरह ने और आईएमएफ वगैरह ने कहा था 12% के आसपास, 12.5% के आसपास। उनमें से कुछ रिविजन्स हुए हैं, जो कोई 9.5% कह रहा है, कोई 10.5% कह रहा है। पर अगर हम 9.5-10% भी आज की स्थिति में ला पाते हैं, जहां पे दुनिया के अंदर महामारी फैली हुई है, जहां पे ग्रोथ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, जहां पे हम एक तरीके से मोमेंटम ला पा रहे हैं, जैसे मेरे प्रवक्ता ने कहा कि इंडस्ट्री पिकअप कर रही है, इंस्टीट्यूशंस पिकअप कर रही हैं, ग्रोथ नजर आ रहा है। आपने भी शुरू में आंकड़े बताए कि मोमेंटम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन पिकअप, कंजम्पशन एप्टीट्यूड बढ़ रहा है। उसको देखते हुए अगर हम देखें तो ओवरऑल जो स्थिति है बहुत अच्छी नजर आती है और आगे चलने के लिए काफी अच्छा है। जो तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो अभी कल प्रधानमंत्री जी ने जो रुपया, जो ERUPI को लॉन्च किया है, वो एक तरीके से एक स्टेप है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ। जो आरबीआई कुछ अटकलें कह के, आरबीआई की तरफ से निर्देश तो नहीं आया है, पर आरबीआई के कुछ गवर्नर्स ने, डिप्टी गवर्नर्स ने निर्देश दिए हैं और डीए ने भी रिपोर्ट सबमिट की थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 साल पहले हमारे पेपर के बेसिस पे जो पब्लिश हुआ था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे, कि उसको क्रिएट किया जाए। तो वो एक दिखाता है कि हम एक इस रेजिस्टेंस वाली स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, जहां पे हम इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, जनधन के थ्रू इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। सरकार कोशिश कर रहा है कि कम से कम ट्रांजैक्शन फी हो, एक एंड मात्रा में जो एक इंसान है उसके पास पैसा जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचे, ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए। ये सब चीजें तब देखी जाती हैं जब एफिशिएंसी हाई लेवल पे चलने लगती है। जब आदमी एफिशिएंट नहीं होता या मुसीबतें होती हैं, तब उस चीजों पे ये समझ के ये चीजें नहीं देखता है। पर ये सरकार ये इस समय इसलिए देख पा रही है कि हमें जो लॉसेज हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे, वो हम काफी हद तक कवर कर पा रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की कॉस्ट की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से। लास्टली मैं जो कहूंगा ये कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव सरकार कर रही है,
जरूरी नहीं कि एंड 2021 तक कर पाए, बट जो उसकी स्पीड है वो बड़ी अच्छी है। वर्ल्ड के अंदर सबसे फास्टेस्ट स्पीड पे वैक्सीनेशन कर रही है और उससे जो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों में, बिकॉज जब तक वैक्सीनेशन नहीं था तो उससे लोगों को डर लगा था कल को क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, कल मैं एक्सपोज करूं अपने आप को तो प्रॉब्लम होगी, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो वो जो थोड़ी बहुत जो दिमाग में अटकलें 1.5 साल में पैदा हो गई थी कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होती जा रही है। तो उसी से जो इंडियन का ग्रोथ है और इम्पेटस है, स्पेशली जो यूथ है, जो मिडिल वर्कर क्लास है बिटवीन द एज ऑफ 35 टू 55, क्योंकि वो बहुत प्रोडक्टिव एज होती है और उसमें काफी लोग फैमिली वे में होते हैं, तो उनको ध्यान रखना जरूरी होता है कि मेरे साथ मेरी फैमिली का इंजन चले, मेरे देश का इंजन चले। और वो चीज हमें दोबारा देखने को मिल रही है कि वो चीज बढ़ोतरी की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल प्रोफेसर अमन, जैसा कि आपने कहा कि जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनसे हम उबर पा रहे हैं। इतने विपरीत माहौल में भी एएस भाल समझना चाहेंगे कि उन समस्याओं से निपटने की बात हो या फिर इकोनॉमी के इस तरह से पॉजिटिव सकारात्मक संकेत दिखाने की बात हो, वो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार और उद्योग के बीच में बहुत ही अच्छा समन्वय है। जो डिस्कशंस, जो वार्ताएं होती हैं बिटवीन इंडस्ट्री ग्रुप्स लाइक फिक्की, सीआईआई एंड सरकार के बीच में, जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम लोग जो इतनी जोर दे रहे हैं, उसका असर हमें ग्राउंड पे दिख रहा है। इंडस्ट्री वाले आपको बताएंगे कि ये जो सरकार है पिछले से कई सरकारों से बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे प्रॉब्लम उनके सामने पेश किया जाता है, इंडस्ट्री के साथ बैठ करके उसी समय सॉल्व होती है। चाहे वो रिफंड हो, के जीएसटी के रिफंड हो, चाहे वो कस्टम्स के रिफंड हो। तो सबसे बड़ी बात है कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। हम लोग 142 होते थे रैंक 2014 में, अब 63 के करीब पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री का हमें उन्होंने कहा है कि हमें 50 से नीचे की रैंक लानी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और इस पे सारी सरकार पूरे जम के जुटी हुई है। ये केवल एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है, प्लानिंग कमीशन भी है, रोड मिनिस्ट्री भी है। सब मिल करके जो माहौल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस पे वो लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। वो कंप्लायंस बर्डन को कम करने पे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो स्टार्टअप्स है, जो हमारी आप देखोगे इस समय पैंडेमिक के समय जो स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा काम, बहुत सारे हमारे यूनिकॉर्न्स बन गए, उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई। ये बहुत ही कमाल की बात है। इंडिया में ड्यूरिंग दिस बहुत ही मुश्किल समय पे जो हमारे टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, दे हैव बीन डूइंग बहुत ही अच्छा। अभी आपने देखा जोमेटो का वो सब्सक्रिप्शन कैसे ओवर सब्सक्राइब हो गया, लोगों को कितना उस पर फेथ है। तो हमारे नए नए युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, इंडिया की सबसे इस समय मजबूत चीज अगर आप पूछोगे तो हमारा ये डिजिटाइजेशन ड्राइव है। इस सरकार ने जो जैम ट्रिनिटी लिया था, जनधन, आधार और मोबाइल, के तीनों के जरिए से हम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बेनिफिशरीज को सीधे सब्सिडी पहुंचाई जा रही है। फाइनेंशियल एरिया में हमें बहुत ही आगे जा रहे हैं। मोबाइल पेमेंट्स देखिए, हमारे दुनिया में हम लोग बिल्कुल टॉप रैंकिंग कंट्रीज में है। सो दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटाइजेशन और ये जो हमारे यूथफुल एनर्जी है, ये सब मिल करके हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। इस पे हम अच्छी तरह से अग्रसर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जिस तरीके से एएस भाल ने भी बताया कि किस तरीके से जो पॉलिसीज़ रही हैं या समस्याएं थी उनको टैकल करने का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका जो तरीका रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। और तब जब आप इस तरह की परिस्थितियों में फंसे हों, जब वो विपरीत हों, इकॉनमी को कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से वो लड़खड़ाई पिछले महीनों में। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी, जो जीडीपी है, ये जो अब पॉजिटिव संकेत दिखने लगे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि आज से 6-7 महीने पहले जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी या आरबीआई थी, जीडीपी के लिए उनका जो प्रोजेक्शन था वो बहुत ही बेहतर था और उसको 2 डिजिट में उन्होंने कहा था कि जीडीपी रहेगी। फिलहाल ये जो पॉजिटिव संकेत इस समय दिख रहे हैं, या आगे इनके इसी तरीके से रहने की अगर संभावना है, तो जीडीपी पे इसके असर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जीडीपी के 2
अंत होते हैं। एक तो ये है कि जब हम सिर्फ फिगर में देखते हैं 8%, 9%, 10%, पर उसको जो देखना होता है, एक आम आदमी तो सिर्फ वो जीडीपी देखता है, काफी सारे लोग जीडीपी देखते हैं, उसको इन्फ्लेशन के माध्यम से भी देखना होता है कि रियल इफेक्टिव जीडीपी हमारे पास कितना आ रहा है। अगर हमारा इन्फ्लेशन 5-6% पे जैसे इस समय चल रहा है, कंट्रोल रहता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो रियल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और जो जीडीपी अगर सपोज जैसे एक समय रहा 2010-11 के अंदर जीडीपी तो डबल डिजिट हो गया, पर इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट हो गया, तो अगर ज्यादा हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसे भी जो है नेगेटिव वो जीडीपी दे देता है। तो इससे सिर्फ नंबर की बात नहीं है, इसमें देखना ये जरूरी है कि एक आम आदमी तक उस जीडीपी के जो ग्रोथ है उसका इम्पैक्ट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर आप देखेंगे जो ओपन अप की इकोनॉमी कर रही है सरकार, उन सेक्टर्स में ज्यादा ओपन अप कर रही है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम भी कर रही है, ये देखते हुए कि कोविड कंस्ट्रक्शन ठीक रहे पर रिस्ट्रिक्शंस भी ठीक रहे, लगी रहे पर काम चलता रहे। जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, बिकॉज उसका इमीडिएट इंपैक्ट जीडीपी पे नहीं आता है, बट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो खान पदार्थ खरीदे जाएंगे, चीजें खरीदी जाएंगी, वो सेक्टर भी खरीदता है आम हर रोज की दर पे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, जो एक फॉर्मल सेक्टर में नहीं आता है। तो उस माध्यम से देखा जाए तो जीडीपी जो हमारी 9, 9.5, 10% की जो ग्रोथ टारगेट की जा रही है अलग अलग एजेंसीज का, अगर हम एवरेज लेके चलें तो वो ठीक है, इससे ज्यादा भी उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेव 3 की भी उम्मीद की जा रही है, वेव 4 भी हो सकता है उसके बाद, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है सरकार को। और उसमें काफी हद तक फिस्कल स्पेंडिंग की जा रही है, ऑल्दो अभी तक सरकार ने फिस्कल स्पेंडिंग काफी हद तक कंट्रोल करके रखी, पिछले साल करीबन 9, 9.5% हुई है, पर जिस तरीके से बाकी देशों में हो रही है जहाँ पे डबल ट्रिपल डिजिट फिस्कल स्पेंडिंग हो रही है, उसके माध्यम से काफी कंट्रोल करके रखा। और अभी भी जो तेल के दाव बढ़ा रखे हैं, उससे जो रेवेन्यू गेन हो रहा है उसको वो इस समय यूज कर रहे हैं एज अ सब्सिडी फॉर वैक्सीनेशन, ताकि वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कुछ हद तक उसको वहां पे सब्सिडाइज कर सके, और वो चीज हमें देखने को मिल रही है कि वो हो रही है। तो इसलिए जो है ये कहना कि जीडीपी के नंबर से इम्पैक्ट होगा, मेरे विचार में गलत रहेगा। अगर हमारे ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, जैसे आईपीओ आ रहे हैं, अब इतने सारे 30-40 के करीब आईपीओ आने की उम्मीद है, उनमें ग्रोथ होगी, उनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, फिर वो लोग एम्प्लॉय करेंगे, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, चाहे वो इंसॉल्वेंसी की वजह से हो, चाहे वो जो सरकार ने और लॉज निकाले उनकी वजह से हो, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर जो ग्रोथ है उसकी वजह से हो, पर हमें देखने को मिल रहा है उसकी वजह से एकदम से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है, बिकॉज उनको अल्टीमेटम दिया गया है इस समय तक आप खत्म करके दीजिए। अगर आपको खत्म करना है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, जब वो ग्रोथ होगी तो सीमेंट की भी आएगी रिक्वायरमेंट, स्टील की भी रिक्वायरमेंट आएगी, खाने की भी रिक्वायरमेंट आएगी, लेबर की भी रिक्वायरमेंट आएगी। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसमें भी काफी हद तक इम्पेटस मिला है, पर उसमें ग्रोथ करने की जरूरत है। जो हमारा इस समय हेल्थ केयर सेक्टर है उसको 5 टाइम ग्रो करने का जरूरत है हिंदुस्तान में। अगर एक रियल नॉर्मल इंसान को अच्छी बेसिक हेल्थ केयर अगर देनी है, कि एक अच्छी बेसिक हेल्थ केयर मिल सके, तो कम से कम 5 टाइम उसको ग्रो करना होगा, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। और उसके अंदर इसका मतलब नर्सिस की भी रिक्वायरमेंट होगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी होगी, कपड़ों की भी होगी, खाने की भी होगी, केमिकल्स की भी होगी, दवाइयों की भी होगी, तो उससे काफी हद तक इम्पेटस मिलेगा। अभी ऑलरेडी सरकार कुछ कर रही है, पर अभी उसको थोड़ा और करने की जरूरत है। और जो सरकार कह रही है, हर दूसरे तीसरे दिन हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है जो सरकार करती हुई दिखाई दे रही है, जिससे हमें देखने को मिल रहा है कि जिसके जो ऑफ शूट्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो बाहर की संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज हो, एचएनआई निवेशक हो, वो हिंदुस्तान में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ रही है और ग्रोथ हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस जीडीपी का जो एक आंकड़े होते हैं, अंकों की, उसको आपने समझाया और किस तरीके से दरअसल आम आदमी तक उसका जो बेनिफिट है या उसका जो असर है वो कैसे पहुंचता है बताया। एस भाल, चूँकि पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और इकॉनमी जो है अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, इन सारी आशाओं के बीच अगर मैं थोड़ी फ्यूचरिस्टिक होकर बात करूं कि हम इस डर से भी सहमे हैं, आशंकित हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसके आने की संभावना है, क्योंकि महामारी अभी हमारे बीच में है और वो गई नहीं है। लॉकडाउन का जो एक असर हमने पिछले 2 बार में देखा, ये आगे कभी भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में किस तरीके से, चाहे वो पॉलिसीज़ की हम बात करें या तमाम चीज़ों की, या वो चीज़ें जो अब अपने पहले दौर से निकल कर आगे आई हैं, बाउंस बैक हुई हैं, कैसे उसे मैनेज किया जाए या कैसे उसे संभालना होगा, ये कहीं ना कहीं चुनौती होगी सरकार के सामने।
हाँ, तो सरकार ने बिल्कुल इस चुनौती को रिस्पॉन्ड किया है बाय हेवी वैक्सीनेशन ड्राइव। पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके वैक्सीनेशन ड्राइव पे लगी हुई है, थ्रू provision of more vaccination, through information dissemination and through encouragement. And ये माना जा रहा है कि भाई थर्ड वेव हो चाहे फोर्थ वेव, इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स। एंड थोड़ा बहुत हमें बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग जो रिवेंज ट्रैवल शुरू में कर दिया था, मसूरी हिमाचल में सारे हमारे टूरिस्ट पहुंच गए थे, रोड्स ब्लॉक कर दिया था, मॉल्स ब्लॉक कर दिया, उसका हम पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये रोकना भी बहुत जरूरी है। तो सरकार ने उसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ एडवाइस किया, इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि भाई अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना से हमें पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना है एंड हम सबको मिलजुल करके इसको सॉल्व करना है। अभी केवल हमारे आई थिंक एडल्ट पॉपुलेशन 10 या 15% करीब अभी केवल वैक्सीनेट हुए हैं। वी नीड टू वैक्सीनेट अबाउट 60 to 70% फॉर दैट कम्युनिटी थिंग टू टेक प्लेस। सो अभी एक दो स्टेट्स को छोड़ करके अभी तो कोरोना कम दिख रहा है, बट जैसा आपने कहा भाई ये तो ऐसा ये मॉन्स्टर है, पता नहीं कहाँ से रूप ले ले, तो वो तो हमें पूरी तरह से जागरूक हो करके उसको पूरा कंट्रोल करना है। बट ये सब कंट्रोल करते करते भी हमें अपने कंप्लीट लॉकडाउन मोड में नहीं जाना है। हमें तो लोगों की नौकरियां भी देखनी है, लोगों को घर में खाना भी पहुंचना है, लोगों को माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास भी खाना पहुंचना है, डेली वर्कर्स को खाना पहुंचना है। तो ये दोनों में अच्छा सा तालमेल बिछाते हुए, पूरी प्रिकॉशंस लेते हुए, हर आदमी मास्क पहने जहाँ पे जब भी वो बाहर निकलता है, हर आदमी औरत वैक्सीनेशन ले, वो पूरी प्रिकॉशन ले, और ये सब लेते हुए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके अपने काम को आगे बढ़ाए। तो ये दिस इज द जनरल पॉलिसी कि भाई अभी पूरी सावधानी हमें बरतनी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई ये कोरोना अभी कम हो रहा है, चलो हम सारे कश्मीर और मसूरी है हिमाचल घूम आए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। एज इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कहा है कि भाई ये आपको अपने को खुद बचा करके रखना है, अदरवाइज इससे खतरा पहुंच सकता है। बट ये सब एक साइड करते हुए ये अच्छी बात है कि इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रेंथ बहुत है, हमारा इतनी बड़ी मार्केट है, हमारे रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, एंड बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ना हम लोग आसपास के नेशंस पे थोड़ा कम रिलाई कर रहे हैं फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सब चीजें यहीं बने। अब हमें बगल वाले जो हमारे बड़ा देश है उससे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज उसका हम लोगों ने देख लिया है कि सिक्योरिटी पे भी असर पड़ता है। तो ये जो हम लोग कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और अब हम लोग अपना रिसोर्स बेस वाइडन कर रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं बहुत ही तेजी से। अब हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल्स, एनर्जी और सेल्स वगैरह पे कोशिश की जा रही है, सो दैट भारत इस प्रॉब्लम से और भी मजबूत और रेजिलेंट होकर उभरे। मैं आपसे समझना चाहूँगी प्रोफेसर अमन कि अब चूंकि हम देख रहे हैं कि जो उम्मीद है उसके अनुसार इकॉनमी आगे बढ़ रही है, चुनौतियां हैं सामने, सतर्कता बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो अब लय निकली है, इस लय को बरकरार रखने के लिए आर्थिक जो नीतियां हैं, अगर उनकी मैं ज़मीनी स्तर पे बात करूं, किस तरीके से उसमें बदलाव करने की अभी भी आप ज़रूरत महसूस करते हैं, या वो कोर सेक्टर्स जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, जिनको हमने देखा, खासकर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करें, जो कि पेंडेमिक के टाइम में भी एक तरह से मजबूती के साथ इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे थे। तो किस तरीके से आगे के लिए हमें वेल प्लान्ड होना होगा और कुछ खास सेक्टर्स पे वेल फोकस्ड होना होगा? आपने बड़ी अच्छी बात करी। एक तो ये चीज जरूरी है कि सरकार देखे, सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर देखें कि जो इन्फ्लेशन अब बढ़ती चलता जा रहा है और 5-5.5-6% की तरफ जा रहा है, उसको किस तरीके से नियंत्रण में लाया जाए। बिकॉज अभी तो ये कंट्रोल रहेगा, बिकॉज काफी डिफ्लेशनरी प्रेशर था 1.5 साल से, बट आगे चढ़ के अगर ये बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करना और इसे हाथ से बाहर निकल जाएगा, और फिर ये जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत भारी हो सकता है। जी, तेल के दाम है जो इस समय काफी हद तक बढ़े हुए हैं, जिसमें बहुत हेवी टैक्सेस लगे हुए हैं। इस समय करीबन 70 से 80%
जो तेल के दाम है वो टैक्सेस के फॉर्म में है, अलग अलग स्टेट्स और सेंटर टैक्स मिला के, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। हम लोगों ने 1989-90 में ऑयल पूल अकाउंट सजेस्ट किया था, जयंती तिवारी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इंप्लीमेंट किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और इस सरकार ने भी उस अकाउंट को यूज किया, और अभी भी जो पैसा आ रहा है उसी अकाउंट में जाता है। तो उसको यूज करके किस तरीके से थोड़ा स्टेबिलिटी लाई जा सके, कम हो सके, उसको देखना जरूरी है। और भी बहुत सारे तरीके हैं किस तरीके से तेल के दाम कंट्रोल किए जा सकते हैं, ताकि एक आम आदमी पे, बिकॉज तेल का दाम का जो इम्पैक्ट है आपके मेरे ऊपर, एक जो आदमी काम चला रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, खाने का पदार्थ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहा है, उन सबके ऊपर पड़ता है। माल ढो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका जो इम्पैक्ट आता तो 1-1.5-2 महीने बाद है, पर वो जो इम्पैक्ट जब आता है तो वो कभी कम नहीं होता है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर कॉस्ट कम नहीं होती है, तो उसको देखना जरूरी है कि सरकार किस तरीके से करे। दूसरी चीज, जो एक राहत सरकार दे सकती है और अपना फिस्कल स्पेंडिंग थोड़ा बढ़ा के, बिकॉज हमारे पास इस समय स्पेस है फिस्कल स्पेंडिंग की भी और रिजर्व्स भी हैं। जब हम $600 बिलियन के एक अकाउंट के ऊपर बैठे हैं जिसमें हमारे पास रिजर्व है, मतलब जैसे हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, इस वजह से सरकार के पास ये रिजर्व है। जब रिजर्व किस लिए बनाए हुए हैं कि कंटिजेंसी में के अंदर उसको यूज किया जा सके। हमारा रुपए भी काफी हद तक स्टेबल है, उसमें बढ़ाव चढ़ाव की इफेक्ट नहीं आ रहा है, इनफैक्ट अंडर वैल्यूड है, बट अलग अलग अर्थशास्त्री उसको कोई ओवर वैल्यूड कहता है, कोई अंडर वैल्यूड कहता है, बट रिजर्व बैंक काफी हद तक कह रहा है कि स्टेबल है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी भी काफी हद तक कितने सालों से स्टेबल रही है, कितने महीनों से स्टेबल रही है। माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि बहुत ही सार्थक और बहुत ही बेहतर चर्चा आप दोनों के साथ, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है मुझे कार्यक्रम को यहीं पे कंक्लूड करना होगा। एएस भाल और प्रोफेसर अमन अग्रवाल, इतनी सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन इकॉनमी ने जिस तरीके के पॉजिटिव संकेत दिखाए हैं, सकारात्मक संकेत दिखाए हैं, और जिस तरीके की सरकार की नीतियाँ पॉलिसीज रही हैं, इसके पीछे जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो तीसरी लहर है महामारी की, उसकी आशंकाओं के बीच भी बहुत ज़्यादा वेल फोकस्ड होके, वेल प्लान्ड होके आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि जो इकॉनमी की ये जो लय है आगे बढ़ती हुई वो बरकरार रहे। इसी के साथ आज देश देशांतर के अंक में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।